हेलो दोस्तों, यही कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2025 का विज्ञान का पेपर जो ये 30,000 का कोड का पेपर है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस पेपर को आपको पूरा देख कर जाना है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए हम इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। दोस्तों ऐसा ही एग्जाम में आपका पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि कह रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। सभी को पता होगा कि त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है तो जो वेग होता है वेग का मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड होता है। और मीटर सेकंड किसका मात्रक होता है यानी m × t। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मीटर सेकंड किसका मात्रक होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। यहाँ से देख सकते हैं पूछा है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं अदिश राशियां। जबकि सदिश राशियों में दिशा के साथ परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, वहां पर हम क्या कहते हैं उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं संवेग आपका एक सदिश राशि है, त्वरण आपका एक सदिश राशि है और वेग आपका एक सदिश राशि है। जबकि चाल आपका क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संवेग का मात्रक क्या होता है तो आप जानते हैं कि संवेग का जो मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि जड़त्व की माप क्या होती है, यहाँ से आपको बताना है। तो जो जड़त्व की माप होती है वह द्रव्यमान होती है। क्या होती है? जड़त्व की माप द्रव्यमान होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि जितना भारी कोई वस्तु होगा, जैसे कि ये 20 किलो की वस्तु है और ये 50 किलो की वस्तु है, तो ज्यादा जड़त्व किसमें होगा? 50 किलो वाले में होगा, क्योंकि इसका जो परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन करने में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, तो इसमें जड़त्व ज्यादा होगा। तो जड़त्व जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा हुआ कि मनुष्य का पृथ्वी पर भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा। जब चंद्रमा की बात करते हैं तो वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। अगर पृथ्वी पर वह 60 किलो का है यानी 60 न्यूटन का है, तो चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वह 10 न्यूटन भार हो जाएगा। कितना दोस्तों? 10 न्यूटन भार हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि अधिकतम कार्य करने के लिए विस्थापन कोण कितना होना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि जो कार्य होता है W Fs cos थीटा होता है। क्या होता है? Fs cos थीटा होता है और cos का जो जीरो मान होता है वही मैक्सिमम होता है। cos के लिए जीरो मान मैक्सिमम सबसे ज्यादा होता है, यानी cos 0 का मान 1 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन आपका ई वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। cos 0 का मैक्सिमम मान कार्य के लिए क्या हो जाएगा? W बराबर Fs cos 0 डिग्री। तो W बराबर आपका हो जाएगा Fs cos 0 का मान 1 होता है, तो W बराबर Fs हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? Fs या FD कर सकते हैं, क्योंकि बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी को हम क्या कहते हैं? बल गुणे विस्थापन को हम कार्य कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है दोस्तों? हर्ट्ज होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा हुआ है। घंटे की सुई यानी घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लगता है उसी को आवर्तकाल कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे एक घड़ी हो गई मेरी, अगर घड़ी में जो घंटे वाली सुई अगर 12 से चलना प्रारंभ करती है तो कितने समय बाद वो 12 पर पहुंच जाएगी, तो आप सभी बताएंगे 24 घंटे बाद पुनः यह 12 पर आ जाएगी। तो यानी 24 घंटा इसका क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछे कि मिनट वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है, तो 1 मिनट वाली सुई जो है कितने समय में, तो 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है। तो मिनट की सुई का आवर्तकाल 1 घंटा होता है। लेकिन यहीं पर आपसे पूछे सेकंड वाली सुई का कितना आवर्तकाल होता है, तो सेकंड वाली सुई जो है 1 मिनट में पूरा आवर्त चक्कर यानी पूरा चक्कर लगा लेगी, तो 1 मिनट होगा। लेकिन यहां से हमसे पूछा हुआ कि घंटे वाली सुई का आवर्तकाल क्या होगा। तो घंटे वाली सुई जो 24 घंटा में पूरा चक्कर लगाएगी, तो इसका आवर्तकाल आपका
24 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर वाला पूछा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं निश्चित आकार और आयतन वाला पदार्थ क्या होता है। यानी ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ठोस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव का जो है आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। गैस की बात करते हैं तो इसका आकार और आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो एकमात्र धातु होता है जो कि पारा होता है। क्या? एकमात्र धातु जो कि पारा होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्या होता है दोस्तों? कमरे के ताप पर द्रव होता है। और एकमात्र अधातु जिसे हम ब्रोमीन कहते हैं वह क्या होता है? एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव होता है, वह ब्रोमीन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि A2B5, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ है A2B5 में ए की संयोजकता क्या हो जाएगी? तो ए की संयोजकता आपकी 2 हो जाएगी। कितना दोस्तों? ए की संयोजकता आपको 2 हो जाएगी। अगर बी की संयोजकता पूछता आपका बी का संयोजकता 5 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ए का पूछा है तो ए का आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। सभी को पता होगा कि जो न्यूट्रॉन की खोज की थी उसने चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि क्रीम से दूध से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि क्रीम को दूध से अलग करने की विधि क्या कहलाती है। जब हम क्रीम से दूध को अलग करते से माठा को मारते तो वहां पर हमें क्या निकलता है? नया, इसे क्रीम कहते हैं। उस विधि को हम अपकेंद्रण विधि या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ है ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ठोस अवस्था में कोई वस्तु जो है ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं पदार्थ ऊर्ध्वपातीज हो गया। तो यहाँ पर जो नौसादर होगा यह एक ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि केंद्रक की खोज किसने की थी। यहाँ से आपसे पूछा हुआ केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो केंद्रक की खोज किन्होंने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि एक कोशिकीय जंतु कौन सा है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो यहां पर देख सकते हैं जो पैरामीशियम है एक कोशिकीय जीव है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है विभुज ऊतक होता है, यानी जो विभुज ऊतक होता है तना के शीर्ष पर होता है क्योंकि तनी की लंबाई इसी के आधार पर बढ़ती है जो कि विभुज ऊतक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती हैं। तो जो चलनी नलिकाएं होती हैं वो फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पर? तना और फ्लोएम में। किसमें दोस्तों? तना और फ्लोएम में आपको चलनी नलिकाएं पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है किस संघ के जो शरीर होते हैं छिद्रमय होते हैं। क्या पूछा हुआ है? किस संघ के शरीर छिद्रमय होते हैं। तो जो प्रोटोजोआ नहीं सॉरी दोस्तों जो पोरीफोरा होते हैं। क्या? जो पोरीफोरा होता है जिसमें एक उदाहरण आपका स्पंज होता है। क्या होता है दोस्तों? स्पंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? छिद्रमय होता है। आप स्पंज को देखे होंगे जिससे बर्तन को घिसा जाता है नहीं माजा जाता है, उसमें छिद्र छिद्र होता है नहीं छेद होता है, उसी को कहते हैं पोरीफोरा का क्या होता है? प्राणी होता है। तो ये पोरीफोरा जो होता है यही आपका छिद्रमय होता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि यदि पृथ्वी के चारों वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान क्या होता? जो वायुमंडल होता है पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच होता है जो पृथ्वी को एक कंबल की तरह ढका रहता है। और जब सूर्य के प्रकाश दिन में आता है तो प्रकाश जो उसकी ताप होती है तरंग होती है यहीं पर कुछ रह जाती है जिससे तापमान मेंटेन रहता है यानी कंट्रोल रहता है। और जब हम क्या करते हैं पृथ्वी का जो वातावरण यानी जो इसका वायुमंडल है इसी को हम हटा देते हैं तो दिन के समय तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? सूर्य का प्रकाश जब ज्यादा आएगा पृथ्वी पर तो डायरेक्ट आएगा, किसी से यहाँ पर वायुमंडल नहीं है तो पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और रात में क्या होगा? जितनी भी क्या है तापमान है सीधा ऊपर की ओर चले जाएंगी तो जो तापमान है रात के समय बहुत ज्यादा घट जाएगा। यानी तापमान क्या होगा? घटे दिन में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और रात में क्या होगा? घट जाएगा। दिन में क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा और रात में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दिन में बढ़ता है और रात के समय घटता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा हुआ कि खरीफ की फसल क्या है। तो आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है रबी फसल और खरीफ की फसल और जायद
जायद की फसल, तीनों को कमेंट करके आपको मुझे बता देना है। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है खंड व से चाल और वेग में अंतर आपको बताना है। यहाँ पर इसमें अंतर बताना है तो आप सभी को बता देना है चाल जो है अदिश राशि होती है जबकि वेग आपका सदिश राशि होता है और दोनों की मात्राएं सेम होती है। दूरी भी ये आपका अदिश राशि होता है, विस्थापन आपका सदिश राशि होता है। न्यूटन का तृतीय नियम पूछा है तो सॉरी दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम पूछा है तो न्यूटन का प्रथम नियम जो कि जड़त्व का नियम होता है, इसे हम गैलीलियो के नियम को भी कहते हैं। इसका जो नियम होता है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना प्रारंभ करें, सॉरी दोस्तों जब कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहती है और जब वह विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो यही आपका गति का दूसरा नियम या कह सकते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, सॉरी दोस्तों पहला नियम होता है। तीसरा नियम आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है यदि कोई वस्तु पर जितना बल हम लगाते हैं वह वस्तु हमारे ऊपर भी उतना ही बल लगाती है, इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक इंजन का जो सामर्थ्य है 100 किलोवाट है और इसके द्वारा 1000 किग्रा पिंड को 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर किलोवाट दिया है तो इसको आपको वाट में बदलना है, जो कि पी का पावर आपका दिया है 100 गुणे आपका 1000 यानी 1000 आपका ये हो जाएगा क्या वाट। और आप जानते हैं कि यहाँ पर ऊंचाई पूछा हुआ है, P बराबर आपका होता है सॉरी दोस्तों आपका P बराबर होता है mgh/t। क्या होता है? mgh/t। और आपका T का मान पूछा है तो T को इधर ट्रांसफर कर देंगे, P को इधर लेकर चले आएंगे तो T बराबर आपका हो जाएगा mgh/p। और यहाँ पर आप m देखेंगे 1000 दिया हुआ है, g आपका 10 होता है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है और ऊंचाई आपका 20 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका पावर कितना दिया है 100 किलोवाट है, इसको 1000 में बदल देंगे तो यहाँ से आपका 1000 कैंसिल हो जाएगा, 100 और 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना समय लगेगा यहाँ से इसको हल करके आप जितना भी कटाकर आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा हुआ है, इसको आपको लिख लेंगे। अथवा आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में 3 अंतर लिखिए, या कह सकते हैं किसी अगला क्वेश्चन पूछा है किसी माध्यम में चलने वाली 2 यांत्रिक तरंगों की आवृत्तियां 3:4 है तो तरंगों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। किसका? तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करना है। जो तरंग दैर्ध्य का अनुपात होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका आवृत्ति n जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसका? तरंग दैर्ध्य का। तो इन सभी का अनुपात अगर आप ज्ञात करते हैं तो n1/n2 बराबर हो जाएगा λ1/λ2/λ2, यानी इसका 3:4 है तो इसका 4:3 आपका हो जाएगा। उसी प्रकार आवर्त काल भी इसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका भी आपका हो जाएगा 4:3। दोनों का अंतर आपका, दोनों का आंसर आपका 4:3, इसका भी 4:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा है क्वथन और वाष्पन में 2 अंतर आपको लिखना है, संघनन और हिमानीकरण में आपको अंतर लिखना है, परिभाषित करना है, यौगिक और मिश्रण में 4 अंतर ज्ञात करना है। आशा करता हूँ इन सभी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करके जाते हैं तो आपने एग्जाम में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप जाकर देख सकते हैं पिछले ईयर के पेपर में जैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन का थोड़ा अंतर चेंज हो सकता है लेकिन जो क्वेश्चन है ऐसा ही पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं भले नहीं पूछा जाएगा, इसका कुछ भले चेंज हो लेकिन जो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तो हर बार पूछा जाता है और यहाँ पर कोशिका सिद्धांत, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका विज्ञान का पेपर था। अगर आप मैथ के पेपर को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट पर आपको मैथ का पेपर और राइट पर आपको हिंदी का पेपर दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इन सभी पेपर को आप देखकर अपने एग्जाम में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हैं।